हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है एक हंसमुख परिवार की, जिसमें 4 ही लोग थे। चारों अलग अलग स्वभाव के लोग थे। जैसे कि सरस्वती इस घर की महिला मुखिया थी और वो बहुत चिंता में रहती। वहीं घर के मुखिया सक्सेना, इनको हमेशा ये लगता था कि कहीं किसी काम में कोई कमी न रह जाए, जिससे किसी को दिक्कत न आए। और इस घर का बेटा मोंटी अपने में ही मस्त रहता था और अक्सर सबको तंग करता। और आखिर में आती है इस घर की छोटी बेटी स्वीटी, जो सबका ख्याल रखती और सबसे मीठी बातें करती। एक रोज सक्सेना जी सुबह की चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे कि तभी उनका बेटा मोंटी आकर कहता है, पापा क्या कर रहे हैं आप सुबह सुबह? बेटा तुम अभी भी नींद में ही हो क्या? दिख नहीं रहा के क्या कर रहा हूँ? अरे हाँ पापा, दिखा तो था, लेकिन मुझे लगा फिर भी पूछ लूँ एक बार आपसे, क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुझे है कोई दिक्कत? नहीं पापा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तो होने वाली है कुछ ही दिनों में। और दिक्कत क्या है वो तो गर्मियों का मौसम ही बताएगा ना, मैं क्यों बताऊँ। अच्छा मैं तो चला कॉलेज, बाय पापा। क्या? कौन बताएगा? अरे सुन तो सही। ऐसे ही मोंटी सक्सेना को और सबको अपनी बातों में उलझा कर चला जाता है। अक्सर ऐसे ही सब उसकी बातों में उलझे रहते, लेकिन उसकी बातों को सोचते हुए सक्सेना अपनी पत्नी से जाकर बोलता है, सरस्वती ये मोंटी क्या बोल कर गया? अब कौन सी दिक्कत आने वाली है गर्मियों में? मैंने तो सारा इंतजाम कर रखा है गर्मियों का। क्या दिक्कत है? कौन सी दिक्कत है? हे भगवान, अब कौन सी मुसीबत आने वाली है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। सक्सेना और सरस्वती जी की आवाज सुनकर उनकी बेटी अपने कमरे से बाहर आकर कहती है, मम्मी पापा क्या हुआ? आप दोनों ऐसे मुंह लटका करके बैठे हो? अरे बेटी, ये मोंटी ना जाने कौन सी दिक्कत करने वाला है। इनसे कह गया गर्मियाँ आने वाली है, खुद ही पता लग जाएगा। लेकिन मैंने तो सारी तैयारियां कर रखी हैं, फिर भी क्यों वो ऐसा कह कर गया? देखना बेटी, तेरी मम्मी और मैं कितना परेशान हो गए हैं। अरे पापा, उसे आप दोनों को तंग करने में मजा आता है, इसीलिए उसने आपको अपनी बातों में उलझा दिया। अच्छा तो तुझे पता है क्या है वो दिक्कत? तो जल्दी बता। हाँ पापा, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। कल रात जब हम दोनों भाई बहन फ्रिज से पानी निकाल रहे थे ना, तो वो ज्यादा ठंडा नहीं था। हमें लगा कि शायद फ्रिज बंद होगा, लेकिन फ्रिज तो ऑन था। इसका मतलब शायद फ्रिज खराब हो गया है या फिर उसकी गैस खत्म हो गई। तो तुमने हमें कल ही क्यों नहीं बताया? मुझे तो लगा कि भाई ने बता दिया होगा आपको, क्योंकि उसे तो सुबह शाम ठंडा पानी पीने का शौक है। चल कोई नहीं, अब तो मैं कल ही फ्रिज में गैस भरवाता हूँ, नहीं तो सच में गर्मी में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो देखा आपने किस तरह स्वीटी बड़े प्यार से अपने माँ बाप की दिक्कत को दूर कर देती है। वहीं मोंटी की वजह से ये दोनों कितने परेशान थे। पर अब गर्मियों के दिन आ गए थे। सक्सेना जी ने काफी तैयारियां कर रखी थी, जिस कारण इनको अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। एक दिन मोंटी अपनी मौसी के घर जाने वाला था कुछ दिनों के लिए, और उसको एक शैतानी सूझी। कल तो मैं मौसी के घर चला जाऊंगा और गर्मियों की छुट्टियां वहीं बिताऊंगा, तो क्यों ना मैं जाता जाता इनको गर्मियों के मजे देकर जाऊं। मोंटी ये सब सोचते हुए फ्रिज का मेन तार, जो कि फ्रिज के पीछे लगा हुआ था, उसको काट कर वहाँ से चला गया। अगली सुबह नाश्ते के समय सब नाश्ते के लिए इकट्ठे होते हैं। तभी वहाँ मोंटी आकर बोलता है, गुड मॉर्निंग माँ, खाना तैयार है ना मेरा? लो बेटा, खाओ और जाओ, और वहाँ पहुँचते ही फोन कर देना। हाँ, सब सिखा पढ़ा कर भेजना इसे, वहाँ जाकर कोई शैतानी ना करे, किसी को भी बेवजह तंग ना करे, ठीक है? अरे हाँ पापा जी, मैं सब समझ गया। और वैसे भी मैं तो सिर्फ आप लोगों को ही तंग करता हूँ और किसी को नहीं। अरे चुप कर पागल, अपने पापा को तंग करता रहता है बस। वैसे भी तेरी इन हरकतों से वो डरे रहते हैं। हाँ तो और किसको तंग करूँ? और डरते क्यों हो? मैंने किसी का खून थोड़ी ना किया है। तेरी हरकतें ही ऐसी होती हैं, तो क्या करें? किसी का खून तो नहीं, लेकिन मेरा दिवाला तो जरूर निकल जाता है बेटा। सक्सेना की बात सुनकर मोंटी मुस्कुराते हुए खड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है, और सक्सेना को एक बार फिर मोंटी पे शक हो जाता है, और मोंटी जाते हुए बोलता है, ठीक है मैं चला। रुक जरा, तू ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है? अब क्या गड़बड़ घोटाला करके जा रहा है? अरे तुम भी ना हमेशा मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो, अब थोड़ा मुस्कुरा भी नहीं सकता क्या वो? अरे रहने दो माँ, इनका तो काम ही यही है। बाय बाय। और पापा जी वैसे भी आपको तो खुद ही पता चल जाएगा कुछ समय बाद। ऐसा कहकर मोंटी अपने पापा की बातों को अनसुना करके चला गया, और वहीं सक्सेना जी भी चिंता में पड़ गए और
और सारे घर को चेक करने लगी। उनको ऐसे करता देखकर सरस्वती बोली, अब आपको क्या हो गया जो सारे घर में ऐसे चक्कर काटते फिर रहे हो? मैं घर में चेक कर रहा था कि अब ये कौन सा गड़बड़ घोटाला कर गया, तो जाते जाते इसने कहा, तुमने सुना नहीं क्या पापा जी, आपको तो खुद ही पता चल जाएगा। अरे हाँ, पर इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सच में ना जाने अब कौन सी मुसीबत में डाल गया ये हमें। स्वीटी भी कॉलेज गई है, अब तो शाम तक ही आएगी। चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। इस तरह से एक बार फिर मोंटी मजाक मस्ती में अपने मम्मी पापा को परेशान करके चला गया। ऐसे ही सारा दिन निकल गया। शाम को स्वीटी जब घर लौटती है तो देखती है कि उसके पापा जी और मम्मी जी बड़ी ही गहरी सोच में डूबे हैं। तभी वो बोलती है, आज क्या हुआ? आप दोनों ऐसे क्यों बैठे हैं? आप दोनों को भाई की याद आ रही है? अरे नहीं बेटी, वो बात नहीं है। हम तो मोंटी की बात को लेकर परेशान हैं। सुबह से वो अब की बार पता नहीं कौन सी मुसीबत में डाल गया हमें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ पता है क्या उसकी शैतानी के बारे में? ओफो, फिर कोई नई मुसीबत। ये भाई ना कभी नहीं सुधरेगा। मुझे इस बार सच में कुछ नहीं पता। मैं अभी आती हूँ। अब तुम कहाँ जा रही हो? मैंने सुबह आइसक्रीम जमाई थी फ्रिज में, बस वही लेने जा रही थी, जिससे आपकी चिंता थोड़ी देर के लिए ठंडी और मीठी हो जाएगी। स्वीटी हल्का सा हंसते हुए रसोई में गई और वहाँ से आवाज लगाते हुए बोली, मम्मी, मम्मी, फ्रिज किसने बंद किया? मैंने आइसक्रीम जमने के लिए रखी थी, अभी तक जमी नहीं, वैसी की वैसी है। घर में तो मैं और तेरे पापा ही थे, कब से तो हम दो ही साथ में बैठे हैं। फ्रिज कौन बंद करेगा? और आज तो लाइट भी नहीं कटी, फिर ऐसा क्यों? इन दोनों की बातें सुनकर सक्सेना दौड़कर रसोई में गए और फ्रिज को हिलाकर खोल बंद करके देखा और चेक करने लगे। तब उसे अपने बेटे की शैतानी समझ आई और फिर वो अपनी बीवी से बोले, देखा सरस्वती तुमने, ये थी तुम्हारे बेटे की आज की शैतानी, जो कि अब जाकर मेरे समझ आई। हाँ जी, मुझे सब समझ आ रहा है। देखो कहाँ से खराब हुआ है अब ये। खराब नहीं हुआ है, किया गया है, अब कल ही ठीक होगा। रात भर रहो ऐसे ही गर्म पानी पीकर। मम्मी पापा, कुछ खराब नहीं हुआ है, बस ये तार काट गया है वो गधा, पता नहीं उसका क्या होगा। ऐसा कहकर स्वीटी हंसने लगी और उसको देखकर सक्सेना और सरस्वती भी हंसने लगते हैं और उनके सारे दिन की चिंता और गुस्सा जैसे कहीं गायब सा हो गया। दीपा अपने बेटे यश की शादी करके रिया को अपने घर बहू बना के लाती है, पर दीपा की छोटी बेटे निधि रिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऐसे ही एक रात के 2 बजे निधि लेट नाइट पार्टी करके घर चुपचाप आ रही होती है, पर रिया उसको ऐसे सबकी नजरों से बचकर घर में आता देख लेती है और उसके पास जाकर उसे बोलती है, निधि, तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? भाभी, मैं कहीं भी आऊं या जाऊं, आपको इससे क्या? आखिर आप होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? अरे, मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा पूरा हक बनता है तुमसे सवाल करने का। ओह रियली? पर मैं आपको कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती। इतना बोलकर निधि वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में आकर सो जाती है। अगले दिन रिया ये सारी बातें यश को बताती है, पर निधि अपनी भाभी की सारी बातें सुन लेती है और गुस्से में वहाँ से अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। तो वहीं यश रिया से बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं निधि से इस बारे में बात करूंगा। ओके, अच्छा अभी मैं ऑफिस जाता हूँ, हम रात को बात करेंगे। इतना बोलकर यश ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को रिया भी दीपा के साथ मार्केट चली जाती है और यश के आते ही निधि मौके का फायदा उठाकर अपने भाई के गले लग जाती है। रोते हुए बोलती है, भैया भाभी आपके लिए और हमारे घर के लिए सही नहीं है। वो एक नंबर की धोखेबाज है, उन्होंने हम सबको धोखा दिया है। पर हुआ क्या और तू रो क्यों रही है? भैया, हम सबको भाभी का सच पता था कि शादी से पहले उनका एक आशिक था, पर फिर भी हमने भाभी को इस घर की बहू बनाया, पर उन्होंने हम सबको धोखा दिया। वो अब भी अपने पुराने आशिक से ही प्यार करती हैं और घर में जो भी चोरियां हुई वो भाभी ने ही की थी। भैया, मैं नहीं मानता कि रिया ऐसा कुछ कर सकती है। मुझे पता था कि आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, इसलिए कल रात को बिना किसी को बताए मैं घर से बाहर गई और मैंने भाभी के खिलाफ कुछ सबूत जमा किए, जिसे देखकर आपको मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा।
इतना बोलकर वो यश को रिया की कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें रिया किसी और लड़के के साथ होती है। उसके बाद निधि यश को उसके कमरे में ले जाकर रिया का बैग दिखाती है जिसमें घर के कुछ पैसे और जेवर रखे होते हैं। ये सब देखकर यश का रिया पर से भरोसा उठ जाता है। कुछ ही देर में रिया और दीपा घर आती है। रिया के घर आते ही यश उससे बोलता है, अंदर आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। यश, क्या हुआ जो तू ऐसी बातें कर रहा है? माँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। एक धोखेबाज के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। ये बोलकर यश अपनी माँ को सारी बात बताता है जो निधि ने उससे बोला होता है। ये सच सुनकर दीपा रिया से बोलती है, अरे डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, पर तूने तो हमें ही धोखा दे दिया। निकल जा मेरे घर से। पर मैंने आप सबको कोई धोखा नहीं दिया। प्लीज मेरा यकीन करो, ये झूठ बोल रही है। मैंने क्या झूठ बोला? मैं तो बस आपका सच सबके सामने लाई हूँ, एक धोखेबाज बहू का सच। रिया रोते हुए खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करती है, पर कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता और निधि अपनी भाभी को एक धोखेबाज बहू बनाकर घर से बाहर करवाने में सफल हो जाती है। रिया के घर से जाते ही निधि अपने लिए कॉफी बनाकर अपने रूम में पीती हुई बोलती है, बड़ी आई थी मुझे ज्ञान देने वाली, मुझे ऋत्विक से दूर करना चाहती थी, मैंने ही उन्हें भैया से दूर कर दिया। निधि ये सब सोच ही रही होती है, तभी उसके पास ऋत्विक का कॉल आता है और ऋत्विक उससे बोलता है, मेरी और रिया की जो तुमने फोटो ली थी, क्या किया उसका? कुछ काम हुआ भी या नहीं? काम हो चुका है। अब वो ना तुम्हारी एक्स है और ना ही मेरी भाभी, अब वो बस एक धोखेबाज बहू है। गुड। अच्छा ये बताओ, हम मिल कब रहे हैं? बहुत ही जल्द। इतना बोलकर वो फोन रख देती है और कुछ दिन बाद ऋत्विक से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां दोनों बैठकर अपनी खुशी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी रिया वहां आकर निधि से बोलती है, निधि, मेरी बात समझो। तुम जिस इंसान पर इतना भरोसा कर रही हो ना, वो बस तुम्हें धोखा देगा। मैं उसके साथ रह चुकी हूँ, मुझे पता है वो कैसा है। मैं तुमसे अब भी कह रही हूँ, दूर हो जाओ उससे। तुम ऋत्विक के लायक ही नहीं हो और मुझे मत बताओ कि ऋत्विक क्या है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि किस तरह तुमने ऋत्विक को धोखा दिया। जब तुम्हें मेरे भैया मिले तो तुमने सोचा कि अब इसके साथ क्यों रहना, जब इतने बड़े घर का रिश्ता आया है, और तुमने ऋत्विक का साथ छोड़ मेरे भैया से शादी कर ली। ये सब क्या बोल रही हो तुम? वही जो सच है, तुम एक धोखेबाज बहू हो जिसने शादी से पहले ही हम सबको धोखा दिया। ये बोलकर निधि ऋत्विक के साथ वहाँ से चली जाती है और एक दिन रिया ऋत्विक को कॉल कर उसे मिलने के लिए बुलाती है। दोनों बाहर मिलते हैं जहाँ रिया उसको थप्पड़ मारकर उससे बोलती है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम अपने अलावा कभी किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते। तुम मेरी भोली भाली ननद को बस बेवकूफ बना रहे हो, जैसे मुझे बनाया था। यार तुम तो बहुत तेज हो, पर अफसोस तुम्हारी ननद उतनी ही बेवकूफ है। मेरे कहने पर ही उसने तुम्हें एक धोखेबाज बहू बना दिया। अब देखना, बहुत जल्द मेरे बोलने पर वो अपने घर वालों को धोखा देगी। ऋत्विक रिया से बात कर ही रहा होता है, तभी निधि वहाँ आती है और उसको एक थप्पड़ मारकर उससे बोलती है, इतना बड़ा धोखा? अच्छा हुआ भाभी आपने समय रहते ही मेरी आंखें खोल दी। निधि तुम यहाँ? मैंने बुलाया था निधि को यहाँ ताकि वो अपनी आंखों से तुम्हारा सच देख सके। भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, पर मैं आपसे वादा करती हूँ मैं सब ठीक करूँगी। मैं अभी घर जाकर सबको सारा सच बता दूंगी। इतना बोल वो ऋत्विक को वहीं अकेला छोड़कर अपनी भाभी के साथ घर आ जाती है और रिया को देखकर दीपा गुस्से में उसके पास आकर बोलती है, अरे फिर तू यहाँ आ गई, अब क्या चाहिए तुझे? हमें धोखा देकर तेरा मन नहीं भरा क्या? माँ शांत हो जाओ, भाभी को यहाँ मैं लेकर आई हूँ। निधि अपनी माँ का गुस्सा शांत कर ही रही होती है कि तभी यश भी घर वापस आता है और रिया को देखकर उसको घर से निकालने लगता है। तभी निधि सबको रोककर अपने घर वालों को सारा सच बता देती है। कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों में लगी मीरा अपने कान्हा जी के लिए पुष्पमाला बना रही थी कि तभी उसकी सास यशोदा उसके पास आकर कहती है, बहू
बन गई माला? अरे जल्दी जल्दी कर, बहुत काम है आज। माँ जी, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? मैं कर रही हूँ ना काम। बस ये माला बन गई, इसके बाद मैं नंद गोपाल के कपड़े बना दूंगी। हाँ बहू, मुझे पता है तू सब संभाल लेती है। फिर भी बाल गोपाल के जन्म की तैयारियों में मुझे बहुत आनंद मिलता है। हाँ, वो तो है ही माँ जी। आखिर मेरे कान्हा है ही इतने प्यारे। अरे प्यार से याद आया, ये मेरा नालायक बेटा प्रेम कहाँ है? सुबह से नहीं दिखा मुझे अभी तक, दोपहर हो गई है। माँ जी, वो तो गए अपने दोस्तों के साथ दही हांडी फोड़ने की प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, तो ये नालायक ना जन्माष्टमी से पहले ही अपने हाथ पैर तुड़वा के आ जाएगा। दोनों सास बहू जन्माष्टमी की तैयारियां करने में लग जाती हैं कि तभी उनकी पड़ोसन सरला आकर बोलती है, यशोदा बहन, सारी तैयारी हो गई पूरी? हाँ सरला बहन, सारी तैयारियां हो गई है। मेरी बहू है ना मीरा, वो सब संभाल लेती है। बड़ी ही गुणी बहू मिली है मुझे। जब से आई है मेरे घर को तो स्वर्ग बना दिया है उसने। ये सब तो ठीक है यशोदा बहन, तुम्हारी बहू ने पूजा की तो सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी, लेकिन चिंता तो मुझे इस बार मटकी फोड़ की है। उसकी तैयारी तो तुम्हारी बहू नहीं, हम सबके बेटे मिलके करेंगे। हाँ सरला बहन, मुझे भी इस बार चिंता है, क्योंकि इन सब ने पहले तो ध्यान दिया नहीं, और अब कुछ दिन बचे हैं जन्माष्टमी में तो ये प्रैक्टिस में लग गए हैं। अब तो कान्हा जी ही बचा सकते हैं हमें इस दुविधा से। ग्रेस एक पार्टी के दौरान अपनी 4 दोस्तों अमाया, सैम, क्रिस्टल और जैक के साथ बैठी ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलती है। सभी गोला बनाकर साथ में बैठते हैं। बीच में एक बोतल को घुमाया जाता है। ऐसे ही बोतल घूमती है और ग्रेस की टर्न आती है, जिस पर उसकी दोस्त अमाया पूछती है, सो टेल मी बेबी, व्हाट वुड यू लाइक टू चूज, ट्रूथ एंड डेयर? और हाँ, जो भी चूज करेगी सोच समझ के करियो, क्योंकि हम डेयर अच्छे से सोच के बैठे हैं। ओके, सो आई वांट टू चूज ट्रूथ। वेट, ग्रेस से क्वेश्चन मैं पूछूंगा, तो बताइए मिस ग्रेस, आपकी जिंदगी में क्या फैंटेसीज है? ओके, तो मेरी फैंटेसी है किस करने की, मतलब ऐसी किस करना जिसमें पैशन हो, जुनून हो। किस करते टाइम मुझे और उसे ये होश ना रहे कि हम कहाँ हैं, बस पैशन के साथ एक दूसरे में समा जाएं। ग्रेस की फैंटेसी सुनने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन जैक अपने सवालों को जारी रखते हुए बोलता है, अच्छा, तो तेरी ये फैंटेसी अब तक पूरी नहीं हुई क्या? तेरे इतने बॉयफ्रेंड रह चुकी हैं, किसी में वो बात नहीं थी क्या? नहीं यार, अभी तक मैंने 5 बॉयफ्रेंड को किस किया है, लेकिन वो पैशन मुझे किसी में नहीं दिखा। मुझे सच में एक ऐसे लड़के की तलाश है जिसमें रोमांस और किस करने का पैशन भरा पड़ा हो। वो हो, तू तो गजब है यार। अब ऐसा कर कि एक एड छपवा दे कि तुझे सुंदर और सुशील लड़के की आवश्यकता है जिसमें किस करने का पैशन हो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वो इंसान मुझे जल्द ही मिलेगा, और शायद वो मेरे आसपास ही हो। मे बी मुझे आज ही मिल जाए। वैसे अगर तुमको जल्दी है तो मुझे ट्राई कर सकती हो। और जस्ट शट अप। किस करने के लिए अच्छा खासा लड़का चाहिए। तुझ जैसे चूहे को मैं जिंदगी में किस ना करूं। ओह हेलो, अभी शर्ट खोल के निकलूं ना तो 5-10 लड़कियां तो ऐसे ही बेहोश हो जाएंगी मेरे 6 पैक एब्स देखकर। हो गया तेरा, अब बस कर। वैसे भी मुझे अब जाना है, कल मिलते हैं गाइज। ओ हेलो, गेम ओवर नहीं हुई है मैडम? सॉरी बेब्स, पर मॉम घर पर अकेली है और मेरे आने तक वो कुछ खाएंगी नहीं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। इतना बोलकर ग्रेस पार्टी से निकलते हुए सैम के गालों पर एक किस कर जाती है। ये देखकर उसके दोस्त तालियां बजाने लगते हैं। रात होने की वजह से ग्रेस को कोई टैक्सी नहीं मिलती, जिसके कारण उसको पैदल ही अपने घर जाना पड़ता है। तभी रास्ते में उसे डेविड नाम का एक लड़का मिलता है। अपनी कार को वो ग्रेस के सामने रोकते हुए बोलता है, हे मिस, आप अकेली जा रही हैं? क्या मैं आपको छोड़ दूं? थैंक्स बट नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। ग्रेस उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है। तभी डेविड कार से उतरकर उसके पास आकर बोलता है, हे, आई नो आप मुझे कोई छिछोरा या आवारा लड़का समझ रही होंगी, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता हूँ, और भगवान कहते हैं कि किसी खूबसूरत लड़की को ऐसे रास्ते में देखकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओहो, कौन से भगवान ने बोला है ऐसा? वो डेविड भगवान ने। ओह, तो अपना नाम भी बड़े अच्छे अंदाज में बता दिया। इंटरेस्टिंग। सीरियसली, तुमको पसंद आया? वाह यार,
पर आज तक मेरी इन हरकतों पर मुझे गालियां ही पड़ी हैं। हाँ, क्योंकि रात में ऐसे एक अकेली लड़की को देखकर अपनी फ्लर्टिंग लाइन यूज करके उसे इम्प्रेस करना इंटरेस्टिंग ही तो है। अच्छा, तो मुझे और मेरी गाड़ी को एक मौका दो ताकि हम तुमको घर छोड़ सकें, क्योंकि इतनी रात में आपको कुछ और तो मिलेगा नहीं, ना गाड़ी और ना ही मेरे जैसा शरीफ लड़का। डेविड ग्रेस को अपनी कार में बिठाता है, फिर दोनों उसके घर की तरफ जाने लगते हैं। कार में ग्रेस को निहारते हुए डेविड बोलता है, आप इतनी खूबसूरत कैसे हो? इसका कोई राज है? अगर बताना चाहो तो बता सकती हो। आप लाइन मारना बंद नहीं करोगे ना? अच्छा ठीक है, बंद कर देता हूँ, पर मेरे पास आपके लिए कुछ है। देखिए, आपकी सीट के आगे कुछ रखा है। ग्रेस कार में बैठी अपनी सीट के सामने देखती है तो वहाँ उसको कुछ किस्मी कैंडीज दिखती है। वो उनको हाथ में लेते हुए बोलती है, किस्मी? ग्रेस के इतना बोलते ही डेविड उसके गालों पर किस कर देता है। ये देखकर वो हैरानी से पूछती है, ये क्या था? आपने ही बोला था किस्मी, सो मैंने बस आपकी बात मानी। अच्छा जी, पर आपकी किस में वो बात नहीं थी। अभी अच्छे से करी ही कहाँ है, रुको करके दिखाता हूँ। इतना कहते ही डेविड ग्रेस के होठों पर पूरे पैशन के साथ किस करता है। दोनों एक दूसरे में समाते हुए एक दूसरे को किस करने में बिजी हो जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद में ग्रेस खुद को रोकते हुए बोलती है, बस बस, अब मार ही डालोगे क्या? बस मैडम, इतने में ही थक गई? आपकी फैंटेसी तो बहुत बड़ी थी। तुम्हें कैसे पता लगा मेरी फैंटेसी के बारे में? जब तुम अपने दोस्तों के साथ वो स्टूपिड सी गेम खेल रही थी, मैं भी उस पार्टी में मौजूद था। इसका मतलब तुमने ये सब प्लान किया था? हाउ मीन। एक मिनट, मैंने कुछ प्लान नहीं किया। तुम जब से पार्टी में आई थी, मेरी निगाहें तुमसे हट ही नहीं रही थी। फिर तुम्हारी फैंटेसी के बारे में सुना तो पता लगा शायद जिस लड़के का इंतजार तुम्हें है, क्या पता वो मैं हूँ। इसलिए मैं आ गया तुमसे बात करने। मुझे घर छोड़ो अभी के अभी। ठीक है, फिर मुझे जवाब जरूर देना। और एक बात बताऊं? क्या? तुम्हारे 5 बॉयफ्रेंड तुमसे प्यार नहीं करते थे, इसलिए तुम किसी के साथ खुश नहीं थी। लेकिन मैं तुमको सच में बहुत पसंद करता हूँ और शायद इस थोड़े से समय में मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ग्रेस का घर आ जाता है और डेविड को वो बिना जवाब दिए ही अपने घर के अंदर चली जाती है, लेकिन घर जाकर भी उसके ख्यालों में खोई रहती है और उसके साथ की हुई अपनी किस को याद करते हुए बोलती है, आज तक किसी की किस में मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ, और अगर मेरी फैंटेसी को पूरा करने वाला मुझे मिल गया है तो मैं उसको जाने क्यों दे रही हूँ? आखिर मुझे भी तो ऐसे इंसान की तलाश थी। ग्रेस खुद से बातें कर रही होती है, तभी उसकी माँ गरिमा उसके कमरे में आती है और उसको ऐसे परेशान देखकर बोलती है, क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों है? परेशान नहीं हूँ माँ, थोड़ी कंफ्यूज हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बेटा, जब कुछ समझ ना आए कि क्या करना है तब हमेशा हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। क्या? पर हमारा दिल तो हमें गलत सलाह नहीं दे सकता। बेटा, इस उम्र में हर फैसला सही हो ये जरूरी तो नहीं होता। अब तक तुमने कई फैसले दिमाग से सोच कर लिए होंगे, एक बार दिल की सुनकर देखो। वैसे मुझे जो चाहिए अगर मैंने आपको बताया तो मेरी लंका ही लग जाएगी। क्या हुआ, कुछ और भी पूछना है क्या, या अब भी कोई कंफ्यूजन है? नहीं नहीं माँ, सब कुछ ठीक है। अब आपने मेरी कंफ्यूजन का सोल्यूशन निकाल दिया। आई लव यू सो मच मॉम, आप बहुत अच्छी हो। अपनी माँ की बात सुनने के बाद ग्रेस अपनी फीलिंग्स को लेकर थोड़ी क्लियर हो जाती है और वो अगले दिन डेविड को एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाती है, जहाँ पर उसके आने के बाद वो उसे बोलती है, अच्छा डेविड, अगर मैंने तुम्हें मौका दिया तो प्रॉमिस करो तुम मेरा दिल कभी नहीं तोड़ोगी। ग्रेस, मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा और ना ही ऐसी सिचुएशन आने दूंगा कि तुमको मेरे अलावा किसी और के पास जाना पड़े। अच्छा जी, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मेरे पहले 5 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। वो तुम्हारा पास्ट था, लेकिन मैं तुम्हारा प्रेजेंट बनना चाहता हूँ। तो बताओ, मंजूर है मेरा प्रपोजल? हाँ मंजूर है। ग्रेस के हाँ करने पर डेविड बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो उसे फोरहेड पर किस करता है और अपनी गोद में उठाकर कार में बिठा देता है, जिसके बाद वो उसे एक लॉन्ग ड्राइव पर लेकर निकल जाता है। कुछ समय बाद में दोनों शादी कर लेते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।